उत्तर प्रदेश के संभल में मोबाइल फोन और पर्स चोरी होने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र लॉ की परीक्षा देने कॉलेज में पहुंचे थे, जहां परीक्षा से पहले कुछ छात्रों ने अपने मोबाइल फोन और पर्स एक स्कूटर की डिक्की में रख दिए थे। लेकिन जब परीक्षा के बाद वो अपना सामान लेने पहुंचे तो स्कूटर की डिक्की टूटी हुई थी और उनके सभी सामान गायब थे, जिस पर छात्र भड़क गए और सीधे कॉलेज के प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचकर हंगामा करने लगे। छात्रों ने कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सड़क जाम कर नारेबाजी भी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी वहां पहुंच गई। वहीं काफी देर तक मनाने के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हो सका। शनिवार को भारतीय सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का परीक्षण किया। यह परीक्षण इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार अग्नि 3 का रात में परीक्षण किया गया। जानकारी के मुताबिक ये परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रात 7:20 पर किया गया और सेना ने इस अग्नि 3 मिसाइल का यूजर ट्रायल के तहत परीक्षण किया। 17 मीटर लंबी अग्नि 3 मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। साथ ही 50 टन भारी ये मिसाइल 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा अग्नि 3 हाइब्रिड नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से भी लैस है। अमेरिका के एरिजोना में बर्फीले तूफान की वजह से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सबसे ज्यादा खराब हालात वहां के फिनिक्स शहर में देखने को मिले, जहां तूफान की वजह से जबरदस्त बारिश हुई और बारिश का पानी जगह जगह भर गया। तूफान और जोरदार बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक पार्किंग में बनी टिन की छत का एक हिस्सा उखड़ गया। सड़क किनारे लगे पेड़ भी जड़ समेत उखड़ गए और इस वजह से कई रास्ते बंद हो गए। भारी बारिश से कई जगहों की सड़कें नदी में तब्दील हो गयी, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी के साथ फंस गया। जानकारी मिलने के बाद वहाँ पुलिस के जवान पहुँचे और उन्होंने गाड़ी के अंदर से बुजुर्ग को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों ने एक एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की। ये बदमाश एक गाड़ी से वहां पहुंचे और इनमें से 2 लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर एटीएम में दाखिल हो गए। पहले दोनों बदमाशों ने एटीएम की जांच की और फिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को डंडे से तोड़ दिया, जिसके बाद बदमाशों ने वहां खड़ी एक गाड़ी से लोहे की मोटी चेन निकाली और एटीएम में बांध दी। उसी वक्त एक बदमाश गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एटीएम उखड़कर नीचे गिर जाता है, लेकिन बदमाश उसे अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं। उन्होंने कोशिश करी एटीएम उठाने की, केस हमारा सेफ है, किसी तरह का कोई पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। उसकी सूचना मिल गई थी, बैंक मैनेजर साहब भी यहाँ आ गए और इसमें एसएचओ पूरी टीम है जो तलाश के प्रयास कर रही है। दिल्ली के नरेला इलाके में एक नाबालिग बच्ची के रेप का मामला सामने आया है। घटना 26 नवंबर की है। अब तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 9 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रेप का आरोपी अभी फरार है। पुलिस को सीसीटीवी से कुछ सुराग जरूर मिले हैं। मेरी बेटी पार्क में खेल रही थी, वहाँ से एक इंसान ने उठा लिया, उसके बाद में उसे ले गया। वो गले में उसके फांसी का फंदा था लगा हुआ और उसके काफ़ी चोटें निशान भी हैं। जे उसके जिस्म पर निशान थे और पुलिस वालों से हमने कही, उनने कोई देखभाल जो करी सो करी, आज तक अभी तक पकड़ा नहीं गया। हॉस्पिटल के सामने जो गाड़ियाँ हो रखी हैं वहाँ पर उसे किसी ने फेंक दिया हुआ, तो पुलिस के साथ आई थी बच्ची और उसको हमें आते ही सस्पेक्ट लगा कि भाई इसका फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है और रेप का भी सस्पेक्ट लगा। तुरंत हमने उसे गायरी वार्ड शिफ्ट किया, फिर लेडी डॉक्टर ने उसकी एमएलसी बना के उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बीएससी रेफर किया। राजस्थान के कोटा में जेडीबी आर्ट्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के बाद शपथ ग्रहण नहीं होने से नाराज बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के छात्राओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन सरकार के दबाव में शपथ ग्रहण नहीं करवा रहा है, जिससे नाराज होकर एबीवीपी से जुड़ी छात्राएं कॉलेज में पहुंची और थाली बजाकर नारेबाजी करने लगीं। छात्राओं के थाली बजाकर प्रदर्शन करने से वहां मौजूद कई महिला प्रोफेसर परेशान हो गई और शोर से बचने के लिए अपने कान बंद कर लिए, लेकिन नाराज छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। सरकार का इनके ऊपर दबाव है, ट्रांसफर के डर के कारण
ये लोग नहीं करने दे रहे हमें शपथ ग्रहण। नाराज छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बैरकपुर का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इससे पहले टीएमसी के समर्थक दिलीप घोष के दौरे का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों गुटों के बीच बहस होने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े और टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मारपीट की खबर मिलने के बाद घटना वाली जगह पर पुलिस भी पहुंच गई और बवाल को काबू करने में जुट गई। इस बीच कुछ लोगों ने एक दुकान और उसके ऊपर बने मकान पर पथराव कर दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस बीच सादी वर्दी में मौजूद कुछ पुलिस वालों ने हंगामे में शामिल लोगों को घरों से निकालकर हिरासत में ले लिया, जिसका लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी पर ही टूट पड़े, जिसकी वजह से पुलिस को वहां से भागना पड़ा। गुजरात के जामनगर में एक शादी के जश्न में बारातियों ने लाखों रुपयों के नोट हवा में उड़ा दिए। बारात में शामिल दूल्हे के घरवालों ने 500 और 2000 के नोट भी हवा में उड़ाए। इस दौरान वहां नोटों की बारिश जैसी होने लगी। नोटों की एक गड्डी खत्म होती तो दूसरी निकाल ली जाती। बाराती गाड़ी पर चढ़कर लगातार नोट उड़ाते दिखे। वहीं कुछ लोग इन नोटों को उठाते भी नजर आए। हालांकि इसके बावजूद वहां चारों तरफ नोट ही नोट बिखरे पड़े नजर आए। गुजरात के जामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शादी के जश्न के दौरान किस तरह से 500 और 2000 के नोट हवा में उड़ाए गए। तस्वीरें आप देखिए, नोटों की बारिश की गई। इसमें 500 और 2000 के नोट भी थे। इस दौरान वहां नोटों की बारिश जैसे हालात हो गए और एक गड्डी खत्म होती तो दूसरी गड्डी निकालकर उसको हवा में उड़ाया जाता। बाराती गाड़ी पर चढ़कर लगातार नोट उड़ाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैसों की बर्बादी की तस्वीर एक शादी समारोह में नजर आई, जहां पर लोगों के पास खाने को पैसा नहीं होता। ऐसे में ये लोग पैसा बर्बाद करते हुए नजर आए। गुजरात के जामनगर का ये मामला है। हालांकि अभी इस पूरे वीडियो की जांच की जा रही है। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में दूध से बना जो सामान बेचा गया था उनमें बड़ी मात्रा में मिलावट पाई गई। खाने पीने के सामान की क्वालिटी पर नजर रखने वाली एजेंसी FSSAI ने बताया कि 15 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच दिल्ली के अलग अलग बाजारों से दूध से बनी चीजों के 1048 सैंपल लिए गए थे, जिनमें पनीर के 409, घी के 307, खोए के 136 और छेने के 20 सैंपल शामिल। FSSAI ने बताया कि जांच के बाद खोए के आधे से ज्यादा सैंपलों में मिलावट पाई गई, यानी त्योहारों के मौसम में बिकने वाला आधे से ज्यादा खोया मिलावटी था। बताया गया कि खोए में तेल और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। इसके अलावा पनीर के 25% और घी के 10% सैंपलों में भी मिलावट पाई गई। FSSAI ने भरोसा दिया कि दूध और दूध से बने सामान की निगरानी की प्रक्रिया को और असरदार बनाया जाएगा ताकि मिलावट पर लगाम लगाई जा सके। यूपी के फिरोजाबाद में कारपेट की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दुकान से बाहर भी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 7 से 8 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को आग की सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटे बाद पहुंची। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी है। भोपाल में लोकायुक्त ने कृषि विभाग के अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े। MP के भोपाल में लोकायुक्त ने कृषि विभाग के संयुक्त संचालक उत्तम सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा और उनके पास से 2 लाख रुपए बरामद किए। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथों लोकायुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया है। यूपी के कन्नौज में 6 साल पुराने रमेश हत्याकांड के 8 आरोपियों को ADG कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 8 लोगों ने साल 2003 में रमेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। सभी 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक लड़की के गैंगरेप का आरोप 3 लोगों पर लगा, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता उमर रिजवी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट बनाए जाने की मांग की। फर्ज हुकूमत का ये भी है कि वो इस मस्जिद को भी बनवाए और साथ ही साथ मस्जिद जो है वो ये नहीं कि प्राइवेट लोगों के हाथ में देनी है, बल्कि एक ट्रस्ट इसका बनाया जाए। उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों ने शिक्षण संस्थानों पर देरी से फीस जमा करने पर जुर्माना लेने का आरोप लगाया। वैली में पूरा ब्लैकआउट की वजह से जो स्टूडेंट्स घर में फंसे हुए थे, अब उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट किया है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन्होंने बिला वजह उन पे काफी ज्यादा फीस हाइक भी चढ़ा है। एमपी सरकार ने 16 अयोग्य टीचरों को जबरन रिटायर कर दिया और 26 टीचरों का प्रमोशन वापस ले लिया। एमपी सरकार ने 20 टीचरों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की है। झारखंड के सरायकेला में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी साधु चरण महतो के लिए जनसभा की और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका समर्थन मांगने आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर बयान को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला और महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी और आरएसएस नाथूराम गोडसे की प्रशंसक है। नाथूराम गोडसे हत्यारा है। किसी का बयान देखा आपने भाजपा का? यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने दिन दहाड़े एजी दफ्तर में काम करने वाले एक आदमी को गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। गंदे पानी को लेकर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने दिल्ली सरकार पर आम लोगों को साफ पानी और साफ हवा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने हाथों में सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए तख्तियां भी ले रखी थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर गंदे पानी की सप्लाई करने का आरोप भी लगाया। युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं वो तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं गंदे पानी के खिलाफ और लंबी समय से गंदे पानी को लेकर राजनीति दिल्ली में वो चल रही लोगों। क्या चाह रहे हैं आप इस प्रदर्शन से? हम यही चाहते हैं कि हमें साफ हवा साफ पानी जो हमारे बेसिक नेसेसिटी है उतना ही हमें मिल जाए और अब केजरीवाल जी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गंदे पानी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कई दूसरे हिस्सों में भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एमपी के सिवनी में कांग्रेस नेता बाबा तिवारी पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। बताया गया कि बाबा तिवारी जिस मकान में रहते हैं उसे जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था, जिसे तोड़ने के लिए वहां पहुंची प्रशासन की टीम को देख बाबा तिवारी भड़क गए और अवैध कब्जा हटा रही टीम के साथ उलझ पड़े। उन्होंने एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बाबा तिवारी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शांत होने के बजाय वो प्रशासन की टीम को धमकाने लगे। आप करो मेरे ऊपर जिसको जो करना। बाबा तिवारी ने आरोप लगाया कि मकान तोड़ने से पहले उन्हें अपना सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। यदि किसी आदमी का घर तोड़ रहे हैं आप, उसको आने जाने सामान भी नहीं निकाल पा रहा है। ये 35 साल पहले का बना घर है और उसको इन्होंने पूरा हिला दिया। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। बाद में पुलिस ने बाबा तिवारी के खिलाफ प्रशासन के काम में दखल देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। विद्याधर उर्फ बाबा तिवारी, उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। उद्धव ठाकरे सरकार के पक्ष में 169 विधायकों ने वोट दिया, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। यही वजह रही कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी ने बिना किसी रुकावट के बहुमत हासिल कर लिया। 169 के मेजोरिटी के साथ में यहाँ जीत हुई हमारी महाविकास आघाड़ी की। बहुमत हासिल करने के बाद विधानसभा के बाहर शिवसेना के विधायकों ने मिठाइयां बांटकर जश्न भी मनाया। मिठाई बांटी जा रही है देखिए, और कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने सदन में नियमों को ताक पर रखकर सदन चलाने का आरोप लगाया और वोटिंग के दौरान नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार ने संविधान का
और लोकतंत्र का अपमान किया है। वहीं एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने वोटिंग में हिस्सा न लेने के मुद्दे पर हमला बोलते हुए बीजेपी को भगोड़ा बता दिया। लड़ना था, लड़ाई जो अगर लड़ाई करनी है तो रास्ते में उतर के लेने, ये तो भगोड़ेगिरी हो गई। इस दौरान 4 विधायकों ने ना पक्ष में ना विपक्ष में मतदान किया, जिनमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और AIMIM के विधायक शामिल हैं। गाजियाबाद के वैशाली में अम्ब्रोसिया पैलेस में मेहंदी समारोह के दौरान हुई कहासुनी में एक लड़के ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक समारोह के दौरान हुई झड़प के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मरने वालों के पास से एक लाइसेंसी हथियार भी बरामद किया है। 3 लोग एक साथ बाहर निकले हैं और उसमें बाहर जाके गेट के बाहर जाके उनमें कुछ हॉट टॉक हुई है और हॉट टॉक होने पे एक व्यक्ति ने बाकी 2 को गोली मार दी। अभी जो दोनों की पहचान हुई है वो एक विक्रम है और एक आनंद नाम का है। अभी शिनाख्त किया जाना बाकी है उनके परिजनों द्वारा, और जो मारने वाला वो भी उनके साथी था, उसकी शिनाख्त कराई जा रही है क्योंकि फंक्शन में वो भी शामिल था। और जो मृतक है उसके पास से भी लाइसेंसी पिस्टल मिली है। झारखंड के डाल्टनगंज में हुए हंगामे पर राजनीति तेज हो गई। डाल्टनगंज में वोटिंग के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला हुआ था और उन्होंने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी, जिस पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला बोल दिया और प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप अगर मतदान केंद्र पर रिवॉल्वर दिखाना शुरू करें तो कहीं न कहीं ये कानून को हाथ में लेने समान है, और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा दिया और चुनावों को डिस्टर्ब करने का आरोप लगा दिया। ये सारी घटनाएं हैं और चुनाव को जो डिस्टर्ब करने का या चुनाव को अपने तरफ करने का जबरन जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लड़कों ने फिल्मी गानों पर हाथों में तमंचे लेकर डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिसमें पहले एक लड़का फिल्मी गानों पर हाथ में तमंचा पकड़े डांस करता दिखाई दिया, जिसने कुछ देर डांस करने के बाद तमंचे को अपनी जीन्स में रख लिया, लेकिन जल्द ही उसने तमंचे को फिर अपनी जीन्स से निकाला और डांस करने लगा। इस बीच एक और लड़का भी हाथ में तमंचा लेकर वहां पहुंच गया और फिर दोनों लड़के फिल्मी गाने पर डांस करने लगे, जबकि उनके आसपास कई और लोग भी डांस कर रहे थे, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना तमंचे लहराते रहे। हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो देखने के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही। देख लेते हैं वीडियो, जांच करके कार्रवाई होगी। रूस पर ओलंपिक समेत हर तरह की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर 4 साल का प्रतिबंध लग सकता है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करने वाली एजेंसी वाडा ने रूस को खिलाड़ियों के डोपिंग सैंपल में हेरफेर करने का दोषी पाया। वाडा की एक कमेटी ने दावा किया कि रूस के खेल अधिकारियों ने जांच के लिए जो सैंपल दिए थे उनमें काफी गड़बड़ियां थी। आरोप सही पाए जाने पर वाडा ने रूस पर दुनिया की किसी भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर 4 साल की पाबंदी लगाने की सिफारिश की, जिसके बाद रूस को अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में खेल पाना मुश्किल लग रहा है। वाडा की इस सिफारिश के बाद 2020 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट पर भी खतरा मंडरा रहा है। रूस के खिलाड़ियों के भविष्य पर आखिरी फैसला 9 दिसंबर को पेरिस में होने वाली वाडा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस बीच रूस की एंटी डोपिंग एजेंसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई। पंजाब के लुधियाना में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग जिस इमारत में लगी वहां हौजरी की फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और कुछ ही देर में आग ने 3 मंजिला इस इमारत को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि हादसे के वक्त कई लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। हालांकि वे सभी वक्त रहते बाहर निकल आए थे, जिसके बाद दमकल के कर्मचारियों को वहां बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। हालांकि तब तक आग में जलकर लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। बिहार के सीतामढ़ी में शराबबंदी के खिलाफ सरकार को चुनौती देने वाले एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये आदमी सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम शराब की तस्करी करने की चुनौती दे रहा था।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से वायरल हो चुका था। इस वीडियो में वो दावा करता दिखा कि राज्य में शराबबंदी के बावजूद वो दूसरे राज्यों और नेपाल सीमा से शराब कहीं भी बेच सकता है। उसने सरकार और पुलिस को इसके लिए चुनौती भी दी। सरकारें क्या है, दारू है, दारू बंद किया ना, पूरा बिहार का जो है भविष्य खराब कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में जुटी है जो वीडियो बनाने में इसकी मदद करते थे। जो भी संदिग्ध और जो भी नाम सामने आ रहा है उस पे जो है मतलब निसंदेही पे छापेमारी की जा रही है। बताया गया कि उस आदमी ने राज्य में शराबबंदी का मजाक उड़ाने के कई वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। चीन के ग्वांगडोंग में साइकिल चला रहा एक लड़का भारी भरकम ट्रक की चपेट में आ गया। साइकिल सवार लड़का वहां एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक के पिछले हिस्से की चपेट में आ गया। इससे पहले वो लड़का साइकिल से सड़क के दूसरी तरफ जाता नजर आया। इस दौरान उसके आगे जा रहे स्कूटर सवार ने सड़क पार कर ली, लेकिन जैसे ही वो लड़का सड़क पार करने लगा, दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। ट्रक को आते देख लड़का वहीं खड़ा हो गया, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में ट्रक बेकाबू हो गया और एक तरफ को झुकने लगा। जैसे ही ट्रक आगे जाकर पलटा, उसका पिछला हिस्सा लड़के के सिर से टकरा गया। टक्कर लगते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि गिरने के बाद लड़का दोबारा उठ खड़ा हुआ और अपनी साइकिल को देखने लगा, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से वो दोबारा गिर पड़ा। काफी देर तक लड़का वैसे ही पड़ा रहा। हालांकि बाद में कुछ लोग उसके पास पहुंचे, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के जिंदा जलाने की धमकी के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार किया। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे पर बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक ने उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने गोवर्धन डांगी को चुनौती दे डाली। अपने ट्वीट के जरिए साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस विधायक को उनके घर पहुंचने का वक्त और तारीख भी बताई। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। साध्वी प्रज्ञा के इस हमले के बाद कांग्रेस विधायक ने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। हम तो कांग्रेसी लोग पूरे अहिंसावादी हैं, क्यों गांधी जी के चिन्हों पे चलने वाले, हम तो बात करते ही नहीं ऐसी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा का दावा है कि कांग्रेस के 40 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह से खुश नहीं हैं। विधायक अमन अरोड़ा ने कांग्रेस से नाराज चल रहे 40 विधायकों को आम आदमी पार्टी के 19 विधायकों के साथ मिलकर पंजाब में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अमन अरोड़ा के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला जिले से कांग्रेस के 4 वरिष्ठ विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह से खफा हैं और इन 4 विधायकों को साथ 36 और विधायकों का समर्थन है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को भी न्योता दिया है। 4 सीनियर कांग्रेस एमएलएज निर्मल सिंह शतराणा, राजेंद्र सिंह, हरदयाल सिंह कंबोज और मदन लाल जलालपुर, वो कह रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, करप्शन जोरों पे चल रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी सुन नहीं रहे। और यही बात उन्होंने कल मीडिया के रूबरू होकर भी कही और कहा है कि 40 कांग्रेस के एमएलएज ने उनकी इस बात को एंडोर्स कर रही है कि पंजाब में इस टाइम माफिया और करप्शन का राज चल रहा है। सो मैंने आम आदमी की पार्टी की तरफ से उनको एक न्योता दिया है, उनको एक ऑफर दिया है कि 40 आप लोग हैं, 19 आम आदमी पार्टी के विधायक है पंजाब में और एक नवजोत सिंह सिद्धू बड़े लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साइडलाइन कर रखे हैं। आइए आप 60 लोग बनते हैं, हाथ मिलाएं, नई सरकार बनाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुएं में गिरी एक नीलगाय का रेस्क्यू किया गया। ये नीलगाय कोलारस इलाके में खेत में बने एक कुएं में गिर गई थी, जिसे रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। बताया गया कि खेत के मालिक ने नीलगाय को कुएं में गिरते हुए देखा और फिर कुछ लोगों की मदद से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब ये लोग नीलगाय को बचाने में सफल नहीं हो पाए तब वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ लोग कुएं में नीचे उतर गए। इन लोगों ने नीलगाय को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद कुएं के ऊपर खड़े कुछ लोगों ने रस्सियों के सहारे नीलगाय को ऊपर खींच लिया और उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा रेंजर साहब को सूचना दिए थे। रेंजर साहब ने बताया कि कुएं में गिरा है, ये सूचना आई थी तो मैं संपर्क की। वन विभाग की टीम के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान नीलगाय घायल हो गई, जिसे इलाज के बाद नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान की साजिश का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। इस बार पाकिस्तान के ही बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कबूल किया है कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे सेना प्रमुख जनरल बाजवा का दिमाग है।
पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर के जरिए जनरल बाजवा ने भारत को कभी ना भूलने वाले जख्म देने की कोशिश की है। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान ननकाना साहिब में गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थक आतंकियों की तस्वीरें भी लगी हुई सामने आई थी, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज भी जताया था। पाकिस्तान की इस हरकत से ही पता चल गया था कि इमरान खान कोई साजिश रचने में लगे हुए हैं। इससे पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आशंका जताई थी कि पाकिस्तान इस कॉरिडोर के बहाने साजिश रच सकता है और पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान के आतंकियों को हवा दे सकता है। जावेद बाजवा जैसे एक सिपा सालार और एक ऐसे जर्नैल की जिसने न सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का एक ऐसा जख्म लगाया कि सारी जिंदगी हिंदुस्तान याद रखेगा और वो उसके सीने पे दाल मूंगी के वो हमेशा याद रखेगा। हिंदुस्तान बीते 70 साल से पाकिस्तान से कॉरिडोर खोलने की अपील करता रहा, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं माना। अब कश्मीर पर करारी मात के बाद बाजवा के इशारे पर ही इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की तैयारी की और यहां से उन्होंने खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश रची। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के पीछे इमरान खान की नीयत क्या है, ये भी साफ है। और अब करतारपुर का कॉरिडोर खोलने के बाद इमरान खान के पिट्ठू मौलाना हिंदुस्तान में जंग छेड़ने का ऐलान कर रहे हैं। देखें जी, 14 करोड़ सिख हैं जी, 1 करोड़ कश्मीरी हैं जी और 30 करोड़ वहाँ पे इंडिया में मुसलमान हैं। अब 15 वो हो गए हैं और 30 ये हो गए हैं, 45,000 मुसलमान हो गए हैं। 45 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। अगर सिख भी हमारे साथ, भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें हमने इज्जत दी है, उन्हें हमें अपने सर पे बिठाया है, उन्हें इमरान खान ने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी है, जनरल बाजवा ने उन्हें इज्जत दी है, पाक फौज ने उनका एहतराम किया है जी। इंशाअल्लाह ताला वो अब जंग में हमारे साथ होंगे। दरअसल पाकिस्तान करतारपुर पहुंचे सिखों को भड़काना चाहता है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की आड़ में पाकिस्तान खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा दे रहा है। जनरल बाजवा के इशारे पर इमरान खान दुनिया भर के खालिस्तानियों को एकजुट कर रहे हैं और पाकिस्तान करतारपुर में दुनिया भर के सिखों को भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश रच रहा है। इमरान खान का ये इरादा साफ साफ नजर भी आ गया। इस वीडियो में इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर के गेट पर नजर आ रहे हैं। इमरान खान यहाँ भारत से पहुँचे पहले जत्थे की अगवानी करने पहुँचे थे। उनके साथ उनके कई सलाहकार और मंत्री भी थे। इस वीडियो में इमरान के साथ उनकी सलाहकार फिरदौस आशिक अवान भी नजर आ रही हैं। इन दोनों की बातचीत से साफ है कि ये भारत के खिलाफ साजिश बुनने में लगे हैं। लेकिन मनमोहन आ गया उसको रोकना, उसको रोकेंगे तो वो हमारे पाकिस्तान में इमरान खान अब तक के सबसे असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इमरान खान के राज में कश्मीर पर पाकिस्तान को सबसे करारी मात मिली। भारत ने आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान देखता रह गया। इमरान की नाकामयाबियों के पहाड़ पर चढ़कर ही मौलाना फजल उर रहमान ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी है। पार्टियों के तो अफराद पर तुम्हें एतराज है कि उन्होंने करप्शन की है। यहाँ तो पूरी पार्टी और पूरा टब्बर करप्ट है। ऐसी काबिल एहतसाब पार्टी आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है। क्या हम इसकी हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इन हुक्मरानों को जाना होगा, अवाम को वोट का हक देना होगा और इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। इसी डर से इमरान खान पाकिस्तान की जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में असल मुद्दा है बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई। पाकिस्तान में सिर्फ खाने पीने की चीजें ही महंगी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गरीब जनता बिना दवाइयों के भी दम तोड़ रही है। मेडिसिन पे बंदा क्या खाए और क्या खरीदे।
ब्लैक पे सलाई और गोलियां लेने जाए तो गोलियां नहीं है, क्यों? या इसलिए हमने तब्दीली पैदा की थी। ये तब्दीली है। पाकिस्तान में जरूरी दवाओं के दाम 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। सारी दवाइयों की तकरीबन कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा कर दी गई हैं। एक पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। आप मुझे बताएं किस चीज के पेशेंट है आप, कौन सी दवाइयाँ जो है वो कितने अरसे से इस्तेमाल करें और कितना इजाफा उसमें दे? मैं ब्लड प्रेशर मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का। ये मैं दवाई पता कर रहा है ना, ब्लड प्रेशर की गोली का अब पता हो गया है 127 रुपए का। पाकिस्तान की जनता इमरान खान से तंग आ चुकी है और अब पाकिस्तान में गो नियाजी गो के नारे गूंजने लगे हैं। जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान को सत्ता से खदेड़ने के लिए ताकत झोंक दी है। भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकवादी नेटवर्कों से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को पैदा हो रहे खतरों पर गहरी चिंता जताई। इस बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई करने को भी कहा गया। बैठक में आतंकवाद के अलावा विवादित दक्षिण चीन सागर, हिंद प्रांत, प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात और सैनिक उपकरणों के मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। हैदराबाद में डॉक्टर के साथ गैंगरेप मामले में देश भर में गुस्सा है। देश के कई राज्यों में इस घटना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी इस घटना पर दुख जताया। अपने ट्वीट के जरिए सलमान खान ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों से साथ मिलकर काम करने की अपील की। सलमान खान के इस ट्वीट के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी एक ट्वीट किया। विराट कोहली ने लोगों से अपील की कि वो हैदराबाद जैसे मामलों से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस घटना के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में कार्यकर्ताओं ने कई तख्तियां ले रखी थी, जिसके जरिए पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई। इस मार्च की तरह ही देश के कई राज्यों में भी लोगों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किए। स्पेन में करीब 860 करोड़ रुपए की कोकेन ला रही एक पनडुब्बी को पकड़ा गया है। बताया गया कि यह पनडुब्बी दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से कोकेन लेकर वहां पहुंची थी, लेकिन स्पेन के कोस्ट गार्ड और पुलिस को उसका पता चल गया और किनारे पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। करीब 65 फीट लंबी इस पनडुब्बी से 3 टन से भी ज्यादा कोकेन बरामद करने का दावा किया गया। पनडुब्बी में 3 लोग सवार थे, जिनमें एक बच निकलने में कामयाब रहा। बताया गया कि इस दौरान पनडुब्बी ने 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय की, लेकिन स्पेन पहुंचने से पहले ही वहां की एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने पनडुब्बी की निगरानी शुरू कर दी। कोकेन की खेप ला रही इस पनडुब्बी में 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार में आग लग गई। बताया गया कि ड्राइवर कार को लेकर जा रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। धुएं के इस गुबार को दूर से भी देखा जा सकता था। इस आग की खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग पर पानी डालते ही वो और भड़क गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने उस पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। ये हादसा बस और तेल के टैंकर की आमने सामने की टक्कर से हुआ। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 34 पर हुआ। इस हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि तेल का टैंकर गलत साइड से आ रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। बताया गया कि बस सिलीगुड़ी की तरफ से आ रही थी, जबकि टैंकर असम जा रहा था। टैंकर गलत साइड होने की वजह से बस से टकरा गया और हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हरियाणा के पलवल में बिजली चोरी रोकने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। विभाग को गांव में बिजली चोरी की कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उसके कर्मचारी कार्रवाई करने पहुंचे थे, लेकिन गांव के सरपंच की गली में जैसे ही कर्मचारियों ने कार्रवाई शुरू की, तभी कुछ लोग आकर उन पर टूट पड़े। सबसे पहले तो उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी लाकर रख दी गई, फिर कर्मचारियों को डंडों से पीटा गया। इस हमले में विभाग की टीम के सभी लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आरोप है कि गांव के सरपंच के इशारे पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया।
यूपी के आगरा में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। यूपी के आगरा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 4,65,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। ये 3 चोर ताजगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनसे 4,65,000 रुपए की धनराशि बरामद हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय पिछले 5 सालों में लगाए गए 12 करोड़ पेड़ों की 7 दिन 24 घंटे निगरानी करेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग की टीम ने 235 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी की टीम द्वारा रामपुर तिराहे पर एक गाड़ी पकड़ी गई है और जब इसका निरीक्षण किया गया तो उसमें 235 पेटी इलीगल शराब मिली है। तमिलनाडु के चेन्नई में कस्टम विभाग की टीम ने करीब 19 लाख रुपए का सोना एयरपोर्ट से बरामद किया। प्याज की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जम्मू में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीरी छात्रों पर गैर जरूरी जुर्माने की शिकायत के बाद पंजाब सरकार ने कुछ प्राइवेट कॉलेजों को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर पर बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। सियाचिन में करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग के लिए निकली सेना की टीम अचानक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मदद के लिए टीम पहुंची और सभी जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन इस घटना में घायल 2 जवानों को बचाया नहीं जा सका। 18 नवंबर को भी बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 4 जवान शहीद हो गए थे।